बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर फर्स्ट का जो टॉपिक है नर्व इम्पल्स उसके बारे में देखेंगे और एक्शन पोटेंशियल क्या होती है इसके बारे में। जैसे कह रहा है कि एन इम्पल्स इज इनिशिएटेड बाय स्टिमुलेशंस ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग और बाय द पासेस ऑफ एन इम्पल्स फ्रॉम अनदर नर्व्स। यहाँ पर करीब जो सेंसरी नर्व का एंडिंग होता है ना उसके स्टिमुलेशंस के कारण जो होती है इम्पल्स क्या होता है, इनिशिएट होता है, ये स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है और पास होती है इम्पल्स कहाँ पर, दूसरे नर्व्स में। आगे कह रहे हैं कि ट्रांसमिशंस ऑफ इम्पल्सेस और एक्शन पोटेंशियल्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस नर्व सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसमिशंस ऑफ इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन जो होता है या एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन होता है किसके कारण, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अक्रॉस नर्व सेल मेम्ब्रेन। जो नर्व सेल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस जो होती है, जो आयन का मूवमेंट होता है, आयन इनसाइड आउटसाइड मूवमेंट करता है, उसके कारण ही क्या होती है, एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। आगे कह रहा है कि इन द रेस्टिंग स्टेट द नर्व सेल मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड due to different concentration of ion across the plasma membrane and also different electric charge on each side of membrane, which is called resting membrane potential। कह रहा है कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या नर्व सेल मेम्ब्रेन जो होती है रेस्टिंग स्टेट में होती है तो वो पोलराइज्ड होती है। वो किसके कारण होती है, तो डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयन एक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो होती है आयन का कंसंट्रेशन अलग होता है और ऑल्सो डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ईच साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो चार्ज होती है वो भी डिफरेंट होते हैं। उसी के कारण जो होती है रेस्टिंग स्टेट में होती है नर्व सेल मेम्ब्रेन और पोलराइज्ड होती है, जिसे क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी बोलते हैं। जिसे कह रहा है इन दिस कंडीशन आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज एंड इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व। इस स्थिति में कह रहा है, इस कंडीशंस में जो है आउट मेम्ब्रेन जो होती है ना उसके आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज इन्वॉल्व होते हैं और इन साइड में क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज इन्वॉल्व होते हैं। और सोडियम जो होता है ना वो मेन एक्स्ट्रा सेलुलर कटायन होता है, सोडियम मेन एक्स्ट्रा सेलुलर कटायन होता है और पोटेशियम जो होता है मेन इंट्रा सेलुलर कटायन होता है। जैसे इस फिगर में दिख रहे हैं कि ये नर्व सेल मेम्ब्रेन है जिसके ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है हमारा, इसमें सोडियम जो होता है मेन कटायन होता है और इसमें पोटेशियम ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसमें जो पोटेशियम है ये मेन इंट्रा सेलुलर कटायन है और आउटसाइड जो है या एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पर इंट्रा सेलुलर में निगेटिव चार्ज इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंट यहाँ पर कंसंट्रेशंस भी है और डिफरेंट चार्ज भी है, इसी के कारण क्या होती है, रेस्टिंग स्टेट में होती है और पोलराइज्ड की कंडीशंस में होती है। नर्व सेल मेम्ब्रेन जो है वो रेस्टिंग स्टेट में थी तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब जैसे स्टिमुलेट हुआ नर्व इम्पल्स जैसे ही स्टिमुलेट होना स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होने के बाद क्या होती है कि परमेबिलिटी जो होती है ना नर्व सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, नर्व सेल जो मेम्ब्रेन होती है उसकी परमेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। परमेबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या होता है कि जो चैनल होते हैं 3 वो चैनल ओपन हो जाते हैं और ओपन होने के बाद क्या होती है कि जो पोटेशियम है वो आउटवर्ड चली जाती है और सोडियम जो है वो इनटू द सेल, मतलब सेल के जो मेम्ब्रेन होता है उसके इनसाइड आ जाती है। ये ऐसा कंडीशंस कब होता है, जब परमेबिलिटी क्या होती है, नर्व जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके परमेबिलिटी के कारण होती है। परमेबिलिटी का मतलब होता है कि जो उसमें जो 3 चैनल हमने बताया था कि पोटेशियम चैनल और एक सोडियम चैनल था और एक सोडियम पोटेशियम पंप था, वहीं क्या होती है, वहीं जो है जैसे कि इस फिगर में यहाँ पर ये है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप, ये हमारा सोडियम पंप है और ये पोटेशियम पंप है। तो इसमें क्या होती है कि ये जो सोडियम पंप है ये क्या होती है, ओपन हो जाती है और बाहरी जो एक्स्ट्रा सेलुलर में जो सोडियम था वो इंटर कर जाती है इस परमेबिलिटी के कारण, और जो इंट्रा सेलुलर में पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन था वो क्या होती है, आउटवर्ड चली जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटवर्ड जाती है। ये कब जाती है, जब परमेबिलिटी इंक्रीज करेगा, मतलब ये ओपन होंगे, ये चैनल भी ओपन होते हैं, ये चैनल भी ओपन होते हैं,
ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब एक्स्ट्रा से इंट्रा में क्या होती है, सोडियम आती है, और इंट्रा से एक्स्ट्रा में पोटेशियम जाती है। और ये चैनल डिपोलराइजेशंस की स्थिति में अभी नहीं ओपन हुई होती है, ये भी ओपन होगी बाद में। लेकिन अभी तो ये और ये दोनों ओपन हुई है जब स्टिमुलेशन से स्टार्ट हुआ है इम्पल्स का, और सोडियम नीचे आया और पोटेशियम ऊपर गया। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि इज इनिशियली सोडियम फ्लूइड into the neurons from the extracellular fluid causing depolarizations। इनिशियली क्या होता है कि जो सोडियम है, सोडियम फ्लूइड है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं इसे, वो क्या होती है कि न्यूरॉन्स के इनसाइड में प्रवेश कर जाती है। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर से क्या होती है, इंट्रा सेलुलर में आती है। किसके कारण? कॉजिंग डिपोलराइजेशंस। डिपोलराइजेशंस के कारण क्या होती है, एक्स्ट्रा से इंट्रा में आती है। इज वेरी रैपिडली कंडक्शंस ऑफ नर्व इम्पल्स along the entire length of neuron in a few millisecond। कह रहे कि जो डीपोलराइजेशन जब होती है ना, तो उस वक्त जो होती है ना, नर्व इम्पल्स जो होती है उसका कंडक्शंस जो होती है, मतलब चलकता इसे बोलते हैं हिंदी में। ये कंडक्शंस जो होती है बहुत ही तेज़ी से होती है, और पूरे इंटायर, मतलब पूरे लेंथ, जो न्यूरॉन का जो पूरा लेंथ होता है उसके साथ होती है। इन अ फ्यू मिली सेकेंड, बहुत ही मतलब थोड़े से मिली सेकेंड में ये टोटल मतलब एक नब्ज का जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शंस होता है वो पूरा हो जाता है, बहुत ही तेज़ी से होता है। कंडक्शंस क्या होती है, रेसिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्शंस। तो रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होती है कि कंडक्शंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेसिस्टेंस बाधा उत्पन्न करती है, जो आयन होते हैं उनके एक्रॉस मेम्ब्रेन मूवमेंट में ये बाधा उत्पन्न करती है, लेकिन ये क्या होती है, उसके लिए सुलभ होता है, अच्छा होता है। तो ये जो कंडक्शंस होता है नर्व इम्पल्स का, बहुत ही रैपिडली होती है, और बहुत ही फ्यू मिली सेकेंड में ये टोटल काम हो जाती है। कब? जब डीपोलराइजेशंस के कंडीशंस में होते हैं तब, जब ये चैनल ओपन होते हैं, जब सोडियम पोटेशियम चैनल इन विच नर्व इम्पल्सेस स्टिमुलेट, in which nerve impulses stimulate only one directions, that is away from the points of stimulations toward the area of resting potential। करके इसमें क्या होता है कि नर्व इम्पल्स जो होती है ना, जब स्टिमुलेट होती है तो वो ओनली वन डायरेक्शंस में ही होती है। इसमें नर्व इम्पल्सेस का जो कंडक्शंस होता है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। कहाँ से कहाँ तक? अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन, जहाँ से स्टिमुलेट हो रही है नर्व इम्पल्स, जहाँ से स्टिमुलेट हो रही है वहाँ से किसके तरफ? टुवार्ड द एरिया ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल, जो रेस्टिंग पोटेंशियल एरिया है उस एरिया की तरफ बढ़ती है, ताकि फिर से होमोस्टेटिस को मेंटेन किया जा सके। तो इसके लिए ओनली वन डायरेक्शंस में ये नर्व इम्पल्स होती है वो मूवमेंट करती है। जैसे कि इस फिगर में क्या था कि ये सोडियम चैनल, ये पोटेशियम चैनल, ये ओपन होती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, मतलब एक्स्ट्रा से इंट्रा में जाती है सोडियम, और इंट्रा से एक्स्ट्रा में जाती है पोटेशियम। इसे हमने देख लिया था। अब इस स्थिति में क्या होती है, ऊपर नीचे एक्स्ट्रा से इंट्रा में जाने के बाद क्या होती है कि इन द कंडीशंस ऑफ डिपोलराइजेशन, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस आउटसाइड एंड negative charge produce outside and positive charge produce inside of the nerve cell membrane। जब डीपोलराइजेशन होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पहले क्या था, पहले था कि एक्स्ट्रा सेलुलर में पॉजिटिव चार्ज थी, इंट्रा में निगेटिव चार्ज थी, लेकिन जैसे डीपोलराइजेशन की स्थिति में पहुंचा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्टिमुलेशन से स्टार्ट हुआ, परमेबिलिटी भी इंक्रीज हुई, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि दोनों चैनल ओपन हुए, और ऊपर से जो सोडियम का कंसंट्रेशन था वो इंट्रा में आया, और इंट्रा वाले क्या हुआ, इंट्रा में जो पोटेशियम का कंसंट्रेशन था वो एक्स्ट्रा में गया, जिसके कारण क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज जो नर्व में मेम्ब्रेन है उसकी आउटसाइड में था वो इंट्रा में प्रवेश कर गया, और जो निगेटिव चार्ज इंट्रा सेलुलर में थी वो आउटसाइड चली गई। तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि जो निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होती हैं वो आउटसाइड हो जाती हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इनसाइड हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर पहले ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर था तो अब ये नीचे आ गया, यानी कि इंट्रा सेलुलर में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है डिपोलराइजेशन के कंडीशंस में, और निगेटिव चार्ज डिपोलराइजेशन के कंडीशंस में एक्स्ट्रा सेलुलर में प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब कह रहा है कि वेन नर्व इम्पल्स कंटिन्यूसली स्टिमुलेट देन द
रिपोलराइजेशन स्टेट इज अकर। जब क्या होता है कि नर्व इम्पल्स जो होता है ना कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट होते रहती है। पहले तो स्टिमुलेट नहीं हो रही थी, तो उस वक्त पोलराइज्ड की स्थिति में थी। जो नर्व सेल मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड के कंडीशंस में था, लेकिन जैसे स्टिमुलेट हुआ वो डीपोलराइजेशंस के कंडीशंस में पहुंच गई। और जब कंटिन्यूअसली स्टिमुलेशन से स्टार्ट रहा नर्व इम्पल्स का, वो रुका नहीं, तब क्या होता है कि वो रिपोलराइजेशन के कंडीशंस में आ जाती है, रिपोलराइजेशन के कंडीशंस में पहुंच जाती है। तो इस स्टेट में क्या होता है कि इन दिस स्टेट सोडियम पोटेशियम पंप इज ओपन एंड सोडियम आयन मूव आउटसाइड ऑफ द नर्व इम्पल्स मेम्ब्रेन एंड पोटेशियम आयन मूव इनसाइड द नर्व सेल मेम्ब्रेन। जब डीपोलराइजेशन कंडीशंस प्रोड्यूस होता है तो इस स्थिति में, इस स्टेट में क्या होता है कि जो सोडियम पोटेशियम चैनल हमने देखा था फिगर में, वो सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है और उसके थ्रू क्या होता है कि जो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन है या सोडियम आयन जो है वो मूव कर जाती है आउटसाइड, जहाँ पर पहले थी, वो पहले वाली स्टेट में पहुँच जाती है जहाँ पर पहले थी। उस आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होती है, वो मूव कर जाती है और नर्व इम्पल्स मेम्ब्रेन जो होती है ना, वहाँ पर नर्व सेल जो मेम्ब्रेन होती है उसके आउटसाइड में जाती है और जो पोटेशियम आयन है वो मूव कर जाती है इनसाइड नर्व सेल मेम्ब्रेन। जो नर्व सेल मेम्ब्रेन है उसके इनसाइड मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड में फिर से क्या होता है, पोटेशियम आयन जो होता है वो मूव कर जाती है, पहुँच जाती है। बाय दिस मूवमेंट maintain the ion concentrations and electric charge also। यहाँ पर फिगर में दिख रहा है बाय दिस मूवमेंट मेंटेन द आयन कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रिक चार्ज ऑल्सो। इस मूवमेंट के दौरान, इस मूवमेंट के कारण, जो पहले मूवमेंट बताया था डीपोलराइजेशन में जो मूवमेंट हो रही है, सोडियम या पोटेशियम जो चैनल खुल रही है, ओपन हो रही है, इसी के कारण क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होता है, आयन का जो कंसंट्रेशन होता है या इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कंसंट्रेशन होता है, वो इसी मूवमेंट के दौरान, इसी मूवमेंट के कारण क्या होती है, मेंटेन हो पाती है और होमोस्टेसिस की स्थिति में फिर से पहुंच जाती है। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब क्या, फिर से क्या होती है, जो ये नर्व सेल मेम्ब्रेन है वो फिर से रीस्टेट में वो जो रेस्टिंग स्टेट है उसमें पहुंच जाती है, तब इस पीरियड को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड। इस पीरियड आगे कह रहा है कि ड्यूरिंग स्टिमुलेशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ये जो स्टेट है ना, ये जो पीरियड है रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड कब पॉसिबल नहीं है, जब स्टिमुलेशन हो रहा हो। जब स्टिमुलेशन होगी तो फिर से क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगी आयन की, वो चेंज होगी, जो चार्जेस हैं वो भी चेंज होगी, तो फिर से वो क्या होती है, डीपोलराइजेशन की कंडीशन में पहुंच जाएगी। यानी कि जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो क्या है, रेस्टिंग स्टेट को सूचित करता है। तो वही बोल रहा है कि स्टिमुलेशन जब होगी तब ये पॉसिबल नहीं है रिफ्रैक्टरी पीरियड, क्योंकि बिकॉज न्यूरॉन रिटर्न टू इट ओरिजिनल रेस्टिंग स्टेट, क्योंकि न्यूरॉन जो होती है ना रेस्टिंग स्टेट में, ओरिजिनल जो रेस्टिंग स्टेट में होती है वहाँ पहुँच जाती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि रेस्टिंग स्टेट में आएगी तो एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम आयन होंगे, इंट्रा सेलुलर में पोटेशियम आयन होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर में पॉजिटिव चार्ज होंगे, इंट्रा सेलुलर में निगेटिव चार्ज होगी, लेकिन स्टिमुलेशन होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए स्टिमुलेशन के दौरान ये पॉसिबल नहीं होता है। इसी स्टेट को रिपोलराइजेशंस बोलते हैं, इसी स्टेट को रिपोलराइजेशन बोलते हैं। ये फिगर है, इसमें क्या होता है कि रिपोलराइजेशन के कंडीशंस में ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये ओपन होता है और ये दोनों जो पंप हैं इनके थ्रू क्या हुआ था पहले डिपोलराइजेशन में, सोडियम इंटर कर गया था अंदर में और इंट्रा से एक्स्ट्रा में कहाँ चला गया था, पोटेशियम आउटसाइड। तो रिपोलराइजेशन के कंडीशन में क्या होता है कि ये ओपन होकर के, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये ओपन होकर के जो इंट्रा में प्रवेश किया था, जो इंट्रा में आया था सोडियम, उसको क्या करता है, फिर से वो बाहर की तरफ ले जाता है, एक्स्ट्रा में पहुंचाता है। और जो एक्स्ट्रा में पोटेशियम पहुंचा था, कंसंट्रेट जो पोटेशियम आयन पहुंचा था, उसको फिर से वो इंट्रा में लाता है, जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें लाता है, और तब जाकर के ये रेस्टिंग स्टेट में पहुंचती है। और रेस्टिंग स्टेट में पहुंचती है तो एक्स्ट्रा में पॉजिटिव, इंट्रा में निगेटिव।
और कंसंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट दोनों का हो जाता है। आगे कह रहा है कि इन माइलिनेटेड न्यूरॉन माइलन शीथ प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ आयन। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं जिसके पास माइलन शीथ पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, माइलन शीथ जो होते हैं, जो मूवमेंट होता है आयन का जो मूवमेंट होता है उसको ये प्रिवेंट करते हैं, उसको ये रोकते हैं। बट लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज मूव अक्रॉस nerve cell membrane through the gap in myelin sheath are called node of Ranvier। कह रहा है कि जो माइलन शीथ होती है वो तो प्रिवेंट करती है आयन के मूवमेंट में, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वो नर्व सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कर जाती है, वो पार कर जाती है। कहाँ से? थ्रू द गैप इन माइलन शीथ। जहाँ पर माइलन शीथ में गैप होता है ना, वहाँ से अक्रॉस कर जाती है। और उसी गैप को, उसी एरिया को, उसी जो टीनी एरिया होती है उसे ही नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है, ये जो है माइलन है, यही माइलन है। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ये अब्सेंट है। तो ये माइलन क्या करती है, जो आयन होता है ना, आयन को पार नहीं होने देती है। लेकिन जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो क्या होते हैं कि ये तो रोकती है, लेकिन यहाँ जो है ना, ये जो छोटी सी एरिया जहाँ पर माइलन शीथ नहीं पाया जाता है, उस एरिया से क्या करती है, वो क्रॉस कर जाती है और पार कर जाती है। इसी एरिया को नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज इसी के थ्रू पार कर जाती है, लेकिन आयन पार नहीं करता है, आयन को मूवमेंट करने में प्रॉब्लम करती है ये। द स्पीड ऑफ कंडक्शन डिपेंड ऑन द डायमीटर ऑफ न्यूरॉन। कह रहे हैं कि जो कंडक्शंस किसका कंडक्शंस, यहाँ पर जो नर्व इम्पल्स स्टिमुलेट होती है उसका कंडक्शंस, उसी के बारे में बात हो रही है। तो कंडक्शंस का जो स्पीड होता है, संचालन का जो स्पीड होता है, वो डिपेंड करती है कि किस पर, डायमीटर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के डायमीटर पर डिपेंड करती है। यानी कि जो लार्ज डायमीटर होता है ना, वो कंडक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो न्यूरॉन्स का लार्ज डायमीटर होता है वो क्या होती है, कंडक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। यानी कि न्यूरॉन्स का डायमीटर इंक्रीज करेगा तो कंडक्शंस भी इंक्रीज कर जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब यही हुआ। द माइलिनेटेड फाइबर कंडक्ट इम्पल्सेस फास्टर देन अनमाइलिनेटेड फाइबर। इसमें करें कि जो अनमाइलिनेटेड फाइबर है, जिस पर जहाँ पर माइलन शीथ नहीं पाया जाता है, और माइलिनेटेड फाइबर वहाँ पर माइलन शीथ होता है। तो इसमें करें कि जो बिना माइलन शीथ वाला न्यूरॉन्स होता है, उससे बहुत तेज़ी से क्या होती है, माइलिनेटेड जो जिस न्यूरॉन के पास माइलिन शीथ पाया जाता है उसमें इम्पल्स का कंडक्शन जो होती है, संचालन जो होती है, वो तेज़ी से होती है, फास्ट होती है। द फास्टेड फाइबर कैन कंडक्ट इम्पल्सेस। और कुछ फास्ट फाइबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं। जैसे कि स्केलेटन मसल्स एट द रेट 13 मीटर पर सेकेंड फास्ट होती है, लेकिन स्लोवेस्ट इम्पल्स जो होती है ना, वो ट्रेवल करती है 0.5 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो होती है, अगर स्केलेटन मसल्स में तेज़ी से अगर कर रही है तो 13 मीटर पर सेकंड के स्पीड से करेगी, लेकिन अगर स्लोली कर रही है तो वहाँ पर 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो करती है।